हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है चैप्टर 3 करेंगे। इसके चैप्टर 2 हम पहले कर चुके हैं। आज हम ये इसका तीसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। इससे पहले हम भूगोल की 6th क्लास की की बुक भी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब ये 6th क्लास की जो है हिस्ट्री की बुक है। अब हम इसको रेगुलरली कंप्लीट करेंगे। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूताघर कहा करते थे। एक ने कहा, इसके वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानियाँ। इस चैप्टर में हम जो है हड़प्पा की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? पंजाब में, लगभग 150 साल पहले। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। तो कौन सा पुरा स्थल मिला? हड़प्पा का, पंजाब में, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके लगभग 80 साल बाद उसके बाद लगभग 80 साल पहले, यानी कि वो 150 साल पहले की बात है, और ये जो है 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो यह कौन सा है? उपमहाद्वीप के सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा का पुराना शहर। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो इन शहरों का निर्माण कितने साल पहले हुआ था? 4700 साल पहले जो है इन शहरों का निर्माण हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इस तरह के जो उपकरण मिले हैं। और कहाँ कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान के पंजाब से, सिंध प्रांतों से, गुजरात से, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से मिले हैं। तो इन नगरों की क्या विशेषता थी? अब जो है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। तो ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा है? नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाइल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो की क्या खासियत थी? उसमें जो है तालाब खास बना गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने वाली सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो ये किस में बनाई गई थी? मोहनजोदड़ो में। और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। जो है पानी के रिसाव को रोकने के लिए क्या क्या किया गया था? प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर के में दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और सरोवर के चारों तरफ जो है कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में और लोथल में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये जो नगर हैं, हड़प्पा के नगर, मोहनजोदड़ो के और लोथल के, वहाँ क्या मिले हैं? अनाज के बड़े बड़े भंडार। देखिए फ्रेंड्स, ये स्नानागार ये दिखाया गया। देखिए इसके चारों तरफ जो है कमरे होते हैं, नीचे उतरने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, और ये यहाँ पर तालाब है जिसमें पानी क्या बताया कि कुओं से भरा जाता था। ये इस चित्र में देखिए हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, इस तरह से ईंटों की चिनाई होती थी। अब हम भवन, नाले और सड़कों के बारे में पढ़ेंगे। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो घरों में कितनी मंजिल होती थी? 1 या 2। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते, यानी कि बीच में आंगन होता था और उसके चारों तरफ जो है कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो इन नगरों में जो है कमरे कैसे होते थे? हड़प्पा नगरों में बीच में आंगन, चारों ओर कमरे, और कईयों में जो है अलग स्नानघर होते थे और घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की गलियों को सड़कों की नलियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में, तो यहाँ वर्णित जो इस चैप्टर में वर्णित किए गए उसमें क्या होती है? बीच में आंगन होते हैं और चारों तरफ जो है कमरे होते हैं। लेकिन उस पिछले वर्णित अध्याय में जो घर हैं उनमें बीच में आंगन नहीं होता था, उनमें इस तरह से कमरे बनाए होते थे, इस तरह की शेप में जो है होते थे। और वहाँ पर अलग स्नान घर भी नहीं होता था, इनमें अलग स्नान घर होता था और घरों में कुएं होते थे। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोना चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थलों पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखिए ये देखिए इस चित्र को देखिए, इसका वर्णन जो है यहाँ नीचे किया गया है। 1 मिनट। एक तो ये चित्र देखिए और अब इससे नीचे ये वाला चित्र देखिए। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना एक नाला। तो ऊपर वाले चित्र में क्या दिखाया गया है? मोहनजोदड़ो की सड़क है और उसमें एक नाला है। ऊपर ये वाला जो है कुआं है। बाईं और नीचे हड़प्पा की और एक मोहर, ये हड़प्पा की एक मोहर। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये जो है हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में, ये जो है एक लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखक का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि इसका क्या अर्थ है। इसके अर्थ को जो अब तक समझ नहीं पाए हैं। ये जो है ये दाएं चित्र में देखिए, पकी मिट्टी के खिलौने, ये मिट्टी के खिलौने हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांस्य, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांस्य के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांस्य से जो क्या क्या बनाए जाते थे? औजार बनाए जाते थे। तांबे और कांस्य से हथियार बनाए जाते थे, गहने बनाए, बर्तन बनाए जाते। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। तो सबसे आकर्षक वस्तुएं क्या है? मन के बाट और फलक हैं। ऊपर जो है ये जो है बाट है, जो इस चित्र में दिखाया गया है। पत्थर के बाट, कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा।
मध्य में जो है, बाएं में जो है मन के, ये देखिए मन के, इनमें से एक मिनट, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों के बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, देखिए ये इसमें जो मध्य में ये पत्थर के धारदार फलक। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो में मिली थी, इसमें उसने कढ़ाईदार वस्त्र पहनकर दिखाया गया। देखिए इसमें जो है, मैं ये आपको दिखाती हूँ, देखिए ये कढ़ाईदार वस्त्र जो है इसमें पहने हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोहरें किसकी बनाते थे? पत्थर की। यह इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जीवन के जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए उसमें किस धातु का उपयोग होता था? गांव में जो है ज़्यादातर पत्थर का उपयोग करते थे और पत्थर से ही जो है वे हथियार भी बनाते थे। पत्थर से, हड्डियों से, इस तरह से जो है हथियार बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती कितने साल पहले होती थी? 7000 साल पहले मेहरगढ़ में जो है कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो कपास की खेती कितने साल पहले होती थी? 7000 साल पहले मेरगढ़ में। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर चित्रकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया था और उसकी अच्छी दाढ़ी, जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो पत्थर और जो है शंख कैसे होते हैं? नेचुरल, लेकिन फेयंस को तैयार किया जाता। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाल और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस से क्या बनाए जाते थे? मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ को वो दूर दूर से आयात करते थे। तो तांबे को, लोहे को, सोने को और चांदी को और बहुमूल्य पत्थरों को जो है आयात किया जाता था। देखिए फ्रेंड्स, ये सीटेट में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सीटेट टीजीटी में कांसा किस से मिलकर बना होता है? तो कांसा तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, ये सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार ये फिर से पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो यही बात जो मैंने आपको बताई, तांबा और टिन से मिलकर क्या बनता है? कांसा। और ये कहाँ से आयात की जाती थी? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। देखिए ये उस समय गाड़ी होती थी, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। एक खिलौना और दूसरी एक मोहर।
ये तो जो है एक खिलौना है और ये जो है एक मोहर है। हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? देखिए जो पहिए की शुरुआत जो है यहाँ यहीं से हुई है। पिछले अध्याय में हमने कहीं भी पहिए के बारे में नहीं पढ़ा है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, तो उनके लिए भोजन क्या होता था? लोग नगरों के अलावा जो है गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे इस शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो वे क्या क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। तो इसमें देखिए, ये देखिए इस चित्र में जो है हल दिखाया गया जो मशीन की जुताई के लिए प्रयोग होता था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात के हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बैंत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इनके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुएं पाई जाती हैं। गुजरात की खंबात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल शहर ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल जो है आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बने उनकी छाप मिले हैं। देखिए लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये जो इस चित्र में दिखाया, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ माल चढ़ाया और उतारा जाता था। देखिए ये जो है एक तालाब है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़ों, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी जो है यहाँ मिलते हैं। मुद्रा या मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो मुहरबंदी किसे कहते हैं? मुहर की छाप को। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। तो सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगी। यह सब क्यों हुआ इसके बारे में जो है कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाहों और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तनों का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनका जो अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा नगरों का विनाश कब हुआ था? लगभग 3000 साल पहले जो है इनका विनाश हो गया।
देखिए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हें पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ उनकी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनमें सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। चलो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती। तांबा कहाँ मिलता था? राजस्थान में। सोना कहाँ मिलता था? कर्नाटक में। टिन कहाँ मिलता था? अफगानिस्तान में। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ मिलता था? गुजरात में। तो ये था हमारा आज का